स्वागत है आज के टॉक के लिए। तो हमारे साथ आज तीस्ता जी जुड़ी हैं। तीस्ता जी सभी जानते हैं, लेकिन मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तीस्ता जी एक जर्नलिस्ट, एडवोकेट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। उनके जो काम है, जो गुजरात राइट्स और बिल्किस जी का केस को लेके काफी यहाँ पे साथ सभी लोग जो जुड़े हैं वो उसके बारे में काफी जानते हैं। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कई तरह के ह्यूमन राइट्स के केसेस के लिए काम करते हैं, सेंटर ऑफ जस्टिस एंड पीस। उनका एक पीरियोडिकल भी कई सालों से आ रहा है जो है सबरंग। अ, और मैं उनको अभी आमंत्रित करती हूँ, इनवाइट करती हूँ इस में बात करने के लिए। वेलकम तीस्ता जी, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। भारती ताई, आई भारती शर्मा जी, आई हैंड इट ओवर टू यू टू टेक द सेमिनार फॉर। थैंक यू। थैंक यू पल्लवी। तीस्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आप 2 बार हमारे संगम के कार्यक्रम में आने वाली थी, और दोनों बार अभी की केंद्र सरकार ने एक बार आपको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया, और दूसरी बार जब आप आने वाली थी तब आपकी वहां पे केस की सुनवाई चल रही थी। इसलिए आज आप ऑनलाइन, लेकिन आज आप हम सबसे जुड़ रही हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा अवसर लग रहा है। आज का जो हमारा विषय है वो जो अभी भारतीय न्याय संहिता के नाम से जो कानूनों में बदलाव किया गया है उस बारे में हम लोग सब समझना चाहते हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूंगी कि ये सही है कि सरकार की तरफ से, जब केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 1862 के कानून है, 1898 के कानून है, उसमें बदलाव करना चाहिए, तो समय के साथ कानून में बदलाव तो होता है और हुआ भी है, काफी सारी अमेंडमेंट्स भी हुई है। तो अभी ऐसी कौन सा ऐसा सिचुएशन थी, कौन सी ऐसी बात थी कि इतनी जल्दी में उस कानून को पारित किया गया कि जब करीब करीब 140 से ज्यादा सांसदों का निलंबन किया गया था और कोई भी यंत्रणा की तैयारी नहीं हुई थी, यानी पुलिस होंगे, न्यायालय होंगे, प्रशासन होगा, इस सबके बावजूद 1 जुलाई 1924 से ये कानून नए, जिनको पहले हम आईपीसी कहते थे, सीआरपीसी कहते थे, अब उसको भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। पहले हम सबसे, आप सबसे संगम में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। इसके पहले भी एक बार हमारी ऑनलाइन काफी लंबी बैठक हुई थी कार्यकर्ताओं के साथ मेरे रिहाई के बाद, और ये विषय बहुत ही अहम विषय है जिसपे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो हमारे 3 भारतीय दंड कानून को लेकर, आपराधिक कानून जिसको कहते हैं, जिसमें जो बदलाव, बहुत बड़ी तरह बदलाव लाया गया है नाम से लेके बाकी चीजों का, तो वो सुधार है या एक और ये एक दमन का एक तरीका, ये एक बहुत बड़ा सवाल आप और हमारे सामने है। तो सबसे पहले मैं आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बाकी लोग जरा म्यूट कर दे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है मुझे। हाँ, तो एक तो मतलब जब भी कोई भी नई चीज, नया कानून देखने को, एनालाइज करने हम जाते हैं, तो उसमें 2 चीजें हम पहले देखते हैं। एक तो संदर्भ, कि किस संदर्भ में ये कानून लाए गए, कॉन्टेक्स्ट क्या था, और दूसरी बात तरीका और प्रक्रिया कैसी अपनाई गई, क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी कि नहीं। वो दोनों चीज पे मैं कुछ बात कहूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। अगर आप चाहे कि मैं कुछ बात कहने के बाद आप मुझे रोकना चाहे तो मैं किस्ते किस्ते में भी बात कर सकती हूँ, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहली ये बात है कि जैसे भारती जी ने खुद कहा इंट्रोडक्शन में कि 146 सांसद राज्यसभा और लोकसभा के विलंबित किए गए थे दिसंबर 2023 में, और बिना कोई चर्चा, बिना कोई संदर्भ के बारे में बात कि ये किस तरह कानून लाया गया वगैरह, ये कानून बहुत ही जल्दबाजी से पारित किए गए। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पहली बार ये सरकार जो है अभी तीसरे टर्म में माइनॉरिटी सरकार बैठी है, मगर जो 2 टर्म उनके रहे जहाँ पे वो बहुसंख्यक सरकार थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून पारित किए
जिसपे उन्होंने कोई चर्चा रखी नहीं, विपक्ष का कोई मौका दिया नहीं, ना अमेंडमेंट करने का, ना कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का। तो सबसे पहला अहम बात यह है कि इस तरह इतना बड़ा कानून, इतने बड़े जो 3 कानून है हमारे, जैसे मैं एडवोकेट्स यहाँ पे भी बैठे हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो या कोई नागरिक हो, संविधान के बाद ये सबसे महत्व के कानून हमारे नागरिक को है, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस को लेकर हमारे कानून रहते हैं। तो इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव आप ला रहे हैं बिना कोई सांसद में चर्चा, बिना कोई कंसल्टेशन करके, ये बहुत एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, प्रक्रिया क्या रही, ये सवाल बार बार हमें लोग पूछते रहते हैं ये कानून को लेकर, कि सैकड़ों सालों से कानून व्यवस्था में भी और कृष्णा कानून जी, में भी। आप बीच बीच में थोड़ा रुक के पानी पी के बोल सकते हैं, हाँ, आप ठीक अभी है, ठीक। कोई बात नहीं। मैं क्या कह रही थी कि सैकड़ों सालों से बदलाव और संशोधन हमारे कानून में लाया गया है, ऐसा नहीं कि पहली बार लाया गया है। और संविधान और कानूनी तरीका, लोकतांत्रिक तरीका ये है कि अगर इतना बड़ा बदलाव आप ला रहे हैं तो अब लॉ कमीशन जो है, हमारा लॉ कमीशन जो है, वो एक ऐसी संस्था है जो परमानेंट एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसको कोई सुझाव या तो कोर्ट की तरफ से जाता है या सरकार की तरफ से जाता है कि हमें ये बदलाव लाने हैं, आप अभी इस पे चर्चा रखिए, कंसल्टेशन रखिए एक्सपर्ट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, वकीलों के साथ। उसके बाद लॉ कमीशन रेकमेंड करता है। इस बार लॉ कमीशन को बिल्कुल बाजू रख के, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, कि कोविड महामारी के काल में जब बहुत कम लोग काम कर रहे थे, हमारे न्यायालय भी बंद थे, बेल भी किसी को नहीं मिल रहा था, उस वक्त एक गुप्त तरीके से कमेटी बैठाई गई, बहुत ही गुप्त तरीके से कमेटी बैठाई गई, जिसमें वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, रजिस्ट्रार एनएलयू दिल्ली के और दूसरे 2-3 मेंबरान थे, जिनके नाम बहुत महत्व के भी है और नहीं महत्व के, नाम से कुछ मतलब नहीं है। ये सरकार क्या क्या करती है आपको भी पता है, हमें भी पता है। और किन लोगों को स्पेशल इनवाइटी स्टेटस दिया गया, ये भी बहुत अहम बात है। खैर, ये कमेटी बैठी, उन्होंने कुछ कुछ बातें वकीलों के लिए खुली रखी, कि वकीलों को कहा, देश भर के वकीलों को, कि आप अपने सुझाव भेजिए। मुझे मेरी जानकारी में पता है कि कम से कम 5-7 हजार वकीलों ने, वकील की संस्थाओं ने रिकमेंडेशंस भेजे, जो उनका एक ढांचा था उसपे, कि आप जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल खतरनाक है और आप इस तरह मत कीजिए, आप किस्तों किस्तों में डिबेट करके कीजिए, इस तरह मत कीजिए। कोई बात न, मतलब ये पूरा एक क्या बताते हैं, व्हाइट वॉश था इस तरह के कंसल्टेशन। उसका नजरअंदाज करते हुए ये पूरे अगस्त 2023 में पहली बार ये बिल रखा गया संसद में और दिसंबर में पारित हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये तो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट रहा, कि एक मोटे फिलोसॉफिकल बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग सोचने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता है, कि ये जो सरकार बार बार दावे कर रही है कि ये अवदेशीकरण, मतलब उपनिवेशवाद, डीकॉलोनाइजेशन की तरफ हमारा कानून ये बढ़ रहा है, ये कितना एक बड़ा ढकोसला है, कितना बड़ा एक फ्रॉड है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो सरकार है, उन्होंने 10-11 सालों में कानून का शास्त्रीकरण किया है, पूरा वेपनाइजेशन ऑफ द लॉ किया है। चाहे आप यूएपीए देखो, जो अफसोस की बात है कि यूपीए सरकार ने यूएपीए लाया था 2004 में, मगर जो 2013 और 14 और 17 में अमेंडमेंट्स आए, फिर पीएमएलए में अमेंडमेंट्स आए, फिर जिस तरह सीए 2019 की पारित हुए, ये अलग अलग आप कानून देखेंगे तो ये जो 3 कानून लाए गए हैं, उसको भी हमें उसी तरह समझना चाहिए कि ये एक पूरे कानून व्यवस्था को का शास्त्रीकरण है और पुलिस और राजसत्ता को ज्यादा अधिकार देने की प्रक्रिया है।
ये बिल्कुल डिकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है नहीं, और ये क्यों नहीं है मैं भी आपको बताऊंगी जैसे हमारी बात चलेगी। दूसरी बात, कभी भी कोई भी सरकार, आजाद सरकार, लोकतांत्रिक ढांचे में बैठी हुई सरकार, कोई भी नया कानून लाते हैं, पर्टिकुलरली अपराधी कानून को लेकर, तो वो कानून को हमें इस नजरिया से देखना चाहिए कि क्या वो कानून से हम एक मजबूत नागरिक के तरफ, संवैधानिक नागरिक के तरफ हमारा अस्तित्व बढ़ रहा है, या हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब राजसत्ता की गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 1973 में सीआरपीसी का पूरा अमेंडमेंट हुआ था 1973 में, और आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट में किस्तों किस्तों में जब कोई जजमेंट आए, कोई संशोधन आए, अलग अलग ऐतिहासिक मौके आए, कभी कभी बड़े बड़े आंदोलन चले, उसको लेकर फिर सांसद ने बदलाव लाया। मुझे अभी भी याद है कि 2009 में हमारे बेस्ट बेकरी के केस के बाद एक बहुत अहम बदलाव लाया गया था सीआरपीसी में, जिससे कंप्लेनेंट को भी एक अधिकार दिया गया कि आप ट्रायल में भाग ले सकते हो, जो पहले कानूनी अधिकार नहीं था, पहले जज के ऊपर था, प्रोसिक्यूशन के ऊपर था। तो इस तरह का कठोर तरह के कानून लाना की जरूरत क्या थी डीकॉलोनाइजेशन के नाम पर? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फिलोसॉफिकल तौर पे, बुनियादी स्तर पे, ये जो सरकार ने दावा किया है कि हमने अपने आप को डीकॉलोनाइज करने का काम किया है, वो इसीलिए बिल्कुल पटता नहीं है क्योंकि ये सरकार, क्या खुद मैं आपको पूछती हूँ, संविधान में, बराबरी में, समानता में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, सोशल वेलफेयर स्टेट में मानने वाली सरकार है क्या? बाकी भी जो उनकी पॉलिसीज रही है, बड़े बड़े मूल्य, जब बड़े बड़े इतना बड़ा कानून आप बदल रहे हैं, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि ये प्रस्तावना में भी विश्वास नहीं करती, लोगों की जो प्रभुत्ता है, सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पीपल, उसमें भी आप नहीं यकीन मानते हैं, तो आप क्यों ऐसे कानून पारित करेंगे जिससे लोगों की का अस्तित्व नागरिक की तरफ बढ़े? मेरा कहने का मतलब है कि इसके पहले वाले जो कानून भी थे, सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह, बदलाव के बाद भी उनमें ऐसे प्रोविजंस थे जिससे पुलिस की अधिकार गलत तरीके से इस्तेमाल होते थे, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। और चाहे वो 124A है हो या सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी हो, जिससे पुलिस का अधिकार होता है नोटिस भेज के अरेस्ट करने का, ये सब चीजें पूरी तरह से ब्रिटिश जमाने से निकाली नहीं गई थी। फिर भी कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर, जमानत के अधिकार को लेकर, हैंडकफिंग को लेकर, बहुत सारे ऐसे, कम से कम मैं आपको 20-25 संदर्भ दे सकती हूँ, एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, जिससे बहुत ही बुनियादी सुधार लाए गए। और चूंकि अभी कलकत्ता का मामला हमारे सबके दिमाग में है, जो एक बहुत ही घटिया तरीके से वहां पे हादसा हुआ एक डॉक्टर के साथ, 2013 में निर्भया के बाद जो बदलाव लाया गया, वो भी बहुत बुनियादी बदलाव लाए गए स्त्री अधिकारों के लिए और इन्वेस्टिगेशन को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले कभी बदलाव नहीं लाए गए। तो हम मानना पड़ेगा हमें कार्यकर्ता होने के नाते कि जिस हद तक ये बदलाव होने चाहिए थे, जिस एक्सटेंट तक होने चाहिए थे, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए था। मेरे हिसाब से पुलिस को सरकार के अंदर नहीं रखते हुए विधानसभा और पार्लियामेंट को आंसरेबल करना चाहिए था, जैसे हमारे नेशनल पुलिस कमीशन ने रेकमेंड किया है। ये सब नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और ये भी हमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये जो, हाँ जी, हाँ, तो तीस्ता जी, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा, आपने जो रिफॉर्म की बात कही, जी, तो ये भारतीय न्याय संहिता के नाम से जो लाया गया, उसको लेके सरकार ने भी, अभी की फिलहाल की सरकार ने कहा कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं।
तो इसमें कुछ हद तक भी थोड़ा बहुत ऐसा उन्होंने कुछ किया है क्या कि जो समय के साथ जो बदलाव की जरूरत थी वहां पे किया है? बाद में हम उन्होंने जो नहीं किया है उसके बारे में तो बात करेंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसी पे आने वाली थी कि इसलिए मैंने पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ दे दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 3 कानून लाए गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून नाम से लेकर उनके कंटेंट को लेकर एक भी चीज उसमें शायद आप नहीं देख सके, या मे बी 1 या 2 देख सके जिससे कोई सुधार हुआ है या रिफॉर्म हुआ है। 85%, 85 to 87% कानून बिल्कुल आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट से मिलता है। सिर्फ कट पेस्ट जॉब है, सिर्फ आपने जानबूझ के कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपने सेक्शन का नंबर सब बदल दिया। तो अभी मर्डर का 302 नहीं रहेगा, सेक्सुअल असॉल्ट का 376 नहीं रहेगा। तो पूरा हमको रीमेमोराइज करना पड़ेगा सेक्शंस जो हम 20-30 सालों से हम लोग जानते हैं ये सेक्शंस, उसको वापस हमें सीखना पड़ेगा और उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है कोर्ट में। बाकी जो 12 से 15% जो चेंजेस लाए गए हैं उसमें मैं दावे से कह सकती हूँ कि 12 काउंट पे बहुत ही रिग्रेसिव ये कानून है और इस पे हम लोग जाएंगे। मगर मैं कहना चाहूंगी कि ये इसमें सुधार का कोई नाम नहीं है। हो सकता है एक आध छोटी चीज है जो मैं बोलने में बताऊंगी, मगर डिटेल में आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी नाम को लेकर। तमिलनाडु ने ये बात उठाई है, आपको शायद पता ही होगा कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला ने 3 राज्यों ने कहा है कि हम लोग ये कानून में अमेंडमेंट लाने वाले हैं, क्योंकि कानून जो है लॉ एंड ऑर्डर कम्स अंडर द स्टेट सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दूसरी बात बहुत अहम चीज है, बुनियादी, कि सरकार को क्या इतना बदलाव लाना चाहिए था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है कि वी आर अ फेडरल स्टेट, जहाँ पे हमको फेडरलिज्म को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जहाँ पे विपक्ष भी बैठा है, विपक्ष जो अलग अलग राज्यों में सरकारें संभाल रही है और चुने गई सरकार है, विपक्ष के साथ कोई भी चर्चा न करते हुए। तो इसको लेकर मुझे बस एक चीज कहनी है कि जब संहिता नाम आप लेते हैं, संस्कृत के प्रेमी कह सकते हैं कि संहिता का मतलब कलेक्शन है, ठीक है, मगर बहुत ही मतलब कड़वे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सनातन धर्म में से लिए हुए ये तीनों लेबल्स हैं, मतलब ये इंक्लूसिव बिल्कुल नहीं है। और ये मुझे फ्लैग करना जरूरी है, चाहे लोगों को पसंद आए या ना आए, कि जो हमारी जो कलेक्शन ऑफ जस्टिस जो है भारतीय न्याय संहिता, वो भी सनातन धर्म से फ्रेज लिया हुआ है। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो भी वहां से आता है। हमारे वेदों में जो कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, उसमें संहिता का बार बार कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड सॉन्ग्स। तो मनुस्मृति भी, जिसको कई लोग और मैं तो जरूर डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं, वो भी एक संहिता है। तो इसीलिए ये नाम देना एक 21st सेंचुरी के गणतंत्र में, भारत में मैं मानती हूँ एक शुरुआत है संविधान से हट करके एक धार्मिक टर्म देने के लिए और हिंदू राष्ट्र के धार्मिक टर्म देने के लिए। ये मैं नम्रता से कहना चाहती हूँ। और मैं अभी ब्रेक लूंगी ताकि आपका कोई प्रश्न हो भारती जी, मगर एक हमारे बहुत बड़ा एक कंसर्न है कार्यकर्ता को लेकर। जैसे 4 जून में जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और एक तरह से हम सबको राहत मिली कि जितने सीट्स इंडिया गठबंधन को मिले उससे सबको खुशी भी हुई, मगर एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के दिमाग में है, क्योंकि हमने पहले एक हफ्ते के अंदर ही, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बाकी 28 पार्टी जो इंडिया गठबंधन के हैं, उनको हमने खत लिखा था ये कानून को लेकर कि आप ये कानून भले पारित हुए हैं, आप इन पे जरूर आवाज उठाइए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी स्तर पे लोगों को
बहुत ही बुरी तरह हैरान करने वाले पुलिस और सत्ताधारी पक्ष को गलत पावर देने वाली, सत्ता देने वाले कानून है। अभी तक तो हमने विपक्ष से कोई कुछ बात नहीं सुनी, सिवाय ये कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां पे वो लोग कुछ अमेंडमेंट्स चाह रहे हैं। तो मुझे फिक्र ये है, और हम कार्यकर्ताओं को ये फिक्र है, कि जब गलत कानून एक बार बिठाया जाता है तो सब सत्ताधारी पक्ष, आज वो विपक्ष में हो, कल सत्ता में चले जाएंगे, वो इनको कभी बदलते नहीं है। और ये बहुत बड़ी एक फिक्र है। अभी आप ब्रेक ले सकते हैं बात। तीसरा जी, वो इसी से जुड़ के मेरा अगला सवाल है कि एक जो बार बार आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसमें पुलिस को बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जो न्यायालय के पास थे वो भी अधिकार पुलिस को दिए गए हैं, और इसमें जो आम तौर से संविधान के लिए काम करने वाली व्यक्ति होगी उस पे एक तरह से मनमानी करने का अधिकार उनको दिया गया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत रूप से बताएंगे। जी, तो इसको मैं 12 किस्तों में डिवाइड करूंगी ये सवाल को, क्योंकि एक में नहीं हो सकता। पहला ये है कि कोई भी लोकशाही तरीके से या गणतांत्रिक तरीके से कोई भी विरोध करने वाला जो कदम अहिंसक तरीके से कोई भी उठाए, विरोध प्रतिरोध के कदम, उनको आतंकी डिक्लेयर कर सकते हैं ये कानून में। और वो आतंकी टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर करने का अधिकार वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को नहीं, कोई भी पुलिस ऑफिसर को दिया गया है। इसके पहले यूएपीए में, वो भी बहुत कठोर कानून है, यूएपीए में कम से कम ये कहा जाता था, वो डिस्टिंक्शन है कि कोई हिंसक कोई एक्शन हो तो ही आप इसको टेररिस्ट एक्ट कह सकते हैं। मगर यहाँ पे सेक्शन 111 जो बीएनएस का है, सेक्शन 111 से लेके 119 तक, वो आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही खतरनाक सेक्शंस हैं, जिन्होंने बहुत ही लूज और वेग डेफिनेशन दिया है। कोई भी एक्शन अगर कार्यकर्ता लेते हैं, आंदोलनकारी लेते हैं, विपक्ष लेता है, तो उसको आप आतंकी कदम डिक्लेयर करके इसके उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर सकती है। ये पहली बात, सेक्शन 111 टू सेक्शन 119। दूसरी बात, बड़े बड़े ढोल बजा के सरकार ने कहा था कि 124A को हम हटा रहे हैं, जो बहुत सालों से हमारे आईपीसी में था, सेडिशन का कानून, जो पहले ही हट जाना चाहिए था मेरे मानने में, मगर नहीं हटा। सालों तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीड डाउन किया ताकि उसके गैर इस्तेमाल धीरे धीरे कम हुआ, मगर सरकारों ने नहीं हटाया। तो मई 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, क्योंकि काफी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने रिसर्च करके दिखाया कि ये कानून का बहुत गैर इस्तेमाल होता है, तो सरकार का ये कहना था, प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक एफिडेविट भी थी, कि हम तो ये हटा रहे नए कानून में। अभी आप देखेंगे 152 सेक्शन जो बीएनएस में लाया गया है उसको हम लोग सेडिशन प्लस कहते हैं, मतलब सेडिशन से भी खतरनाक। जो सेडिशन का डेफिनेशन है अभी के आईपीसी में, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर आपको 152 समझना है तो आप सेक्शन 150 से लेके 154 तक पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये खतरनाक है। सबवर्सिव एक्टिविटीज का डेफिनेशन, सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज का डेफिनेशन, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज का डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन है नहीं, सिर्फ इसके फ्रेजेस डाले गए हैं। नन ऑफ देम इज डिफाइंड अंडर द लॉ, जिसकी वजह से आपको पुलिस अधिकारी के ऊपर आपने बहुत बड़ा एक पावर दे दिया है, अधिकार दे दिया है कि आप किसी भी चीज को इस तरह का गलत इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं।
अगर आप सेक्शन 150 या क्लॉज 150 देखिए बीएनएस का, तो एक्साइटिंग पीपल मतलब किसी को उत्साहित करना, ये भी किसी ने किसी के नजरिए में इस तरह की डेफिनेशन में आ सकता है। तो ये बहुत एक खतरनाक रिप्लेसमेंट है 124A का। तीसरी बात, आपराधिक कानून का इस्तेमाल विरोध और प्रतिरोध के नागरिक के खिलाफ और राजनीतिक विपक्ष के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, उसमें दूसरे भी सेक्शंस हैं। आप याद रखिए कि ऑलरेडी हमारे पास यूएपीए है। हाँ, महाराष्ट्र जैसे राज्य में मकोका है, कर्नाटक जैसे राज्य में मकोका है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, एनएसए भी कई कई राज्यों में अभी भी लागू है, जम्मू एंड कश्मीर में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है। ये कानून, ये जो स्पेशल ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कानून मौजूद है, टेररिज्म के लिए यूएपीए मौजूद है, वो कठोर कानून है, उसमें बेल वगैरह मिलना मुश्किल है। अगर इस तरह की सरकार बैठी तो इसका गैर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, न सिर्फ भीमा कोरेगांव में, दिल्ली 2022 के दंगे के केसेस में, और बहुत सारे आदिवासियों के खिलाफ उड़ीसा में भी यूएपीए का गैर इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो क्लॉज 109 और 110 हमारे बीएनएस का भी डाला गया है, उससे भी आप एक पूरा एक प्रबंध कर रहे हैं पुलिस के लिए कि गैर इस्तेमाली हो सकता है। भूख हड़ताल को भी आपने क्रिमिनलाइज कर दिया बीएनएस में, और ये तो मैं गांधीवादी दोस्तों को कह रही हूँ, सर्वोदय के दोस्तों को कह रही हूँ कि सैकड़ों मतलब दशकों से भूख हड़ताल एक हथियार रहा है सत्ताधारी पक्षों के खिलाफ अपना प्रतिरोध विरोध व्यक्त करने का। अभी आप ये कह रहे हैं कि आप भूख हड़ताल पे अगर बैठेंगे, क्लॉज 224 देखिए, तो वो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है। और रिस्ट्रेंट और एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर पुलिस का है कि आप बिल्कुल ये इसके ऊपर फोर्सफुली इसको बंद कर सकते हैं पुलिस। फिर पांचवी बात, साथ में इकट्ठा होना, असेंबली ऑफ पर्सन। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बंबई जैसे शहर में अगस्त क्रांति मैदान में आपको जाना है, कहीं पे आपको पब्लिक स्पेस में जाना है, तो बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस अभी बंद कर दिए गए। आप कर ही नहीं सकते कहीं ना कहीं आजाद मैदान के कोई कोने में जहाँ पे कोई देख भी नहीं सके, वहां पे आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए। जंतर मंतर में भी पूरे बैरिकेड लगाए गए हैं, ऐसे हमारे सब शहरों में हो चुका है। तो सेक्शन 144 का भी परमानेंट इस्तेमाल इसके पहले भी सरकारें कर रही थी, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, बाकी सरकारें भी कर रही थी, और कभी कभी हाईकोर्ट का भी इस्तेमाल कर रही थी ऑर्डर लेने के लिए। तो ये हमारा इतिहास है। अभी बीएनएस में आप सेक्शन 130 देंगे, 130 देखिए उसमें, और सेक्शन 149 देखिए उसमें अधिकार को और भी सख्त बनाया गया है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देते हैं वो पावर एक कोई भी पुलिस ऑफिसर को वो डेलीगेट कर सकते हैं। तो आपने वो पूरा पावर को एक्सपैंड करके जो सवाल आपने कहा पूछा भारती जी, वो पावर अभी पुलिस के हाथ में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वैसे भी पहला डिस्टिंक्शन हार्डली फॉलो होता था, बहुत कम मैजिस्ट्रेट्स होते थे जो अपने आजाद तरीके से इसको फॉलो करते थे, मगर आपने अभी बिल्कुल इसको हटा दिया। संघ परिवार को लेकर जो दो चीजें आई हैं बीएनएस में स्पेसिफिकली, वो बहुत दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले कि जिन बातों को आपने आतंकवाद में पकड़ा है, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में जिसमें गिना है, संवैधानिक ढांचों पे हमला आपने आतंकवाद में नहीं गिना है बीएनएस में। और ये मानसिकता कहाँ से आती है? वही ताकत और विचारधारा से आती है जो खुद संविधान में कोई विश्वास नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पहले आतंकवाद के डेफिनेशन में थी, यूएपीए में भी है, मकोका में भी है, सब टेररिज्म डेफिनेशंस में रहती थी। अभी आपने इसको इसमें से हटा दिया। दूसरी बात
एक बहुत अहम सेक्शन था हमारे आईपीसी में 153 ए, जिससे अगर जुलूस निकालने के वक्त अगर वो जुलूस में हथियार इस्तेमाल होने वाले हैं तो वो जुलूस को आप के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं या उनकी कंडीशंस लगा सकते हैं, उनसे डिपॉजिट ले सकते हैं। मतलब 5-6 ऑप्शंस है अथॉरिटीज के पास। लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था कि 144 ए और 153 ए को आईपीसी और सीआरपीसी को अमेंड करके पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन पोसेशंस एंड ड्रिल्स, मतलब क्योंकि संघ परिवार बजरंग दल ये करते रहते हैं इसीलिए बात लाई गई थी। 18 साल से लॉ कमीशन का दिया हुआ रिकमेंडेशन कोई भी सरकार ने नोटिफाई नहीं किया, पड़ा हुआ है वहां पे, मतलब डॉर्मेंट तरीके से। अभी उसको कंप्लीटली हटा दिया है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लोकशाही में, संवैधानिक गणतंत्र में, जैसे हम लोग हैं, 1947 में आजादी का संघर्ष हुआ, 1950 में हमारा संविधान हमने अपने आप को दिया, 1950 से लेकर 2014 तक मैं एक मोटा एक पिक्चर खींच रही हूँ। हम लोग एक गणतंत्र, वी वर अ डेमोक्रेसी इन द मेकिंग। हम लोग परफेक्टली हमारे स्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज नहीं कर पाए थे। हमारे कानून भी पूरी तरह से गणतांत्रिक या संवैधानिक नहीं बन चुके थे। हालांकि जो भी यहाँ पे वकील साहिबान हैं वो पहचानेंगे कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, क्लियरली कहते हैं कि सांसद को भारत के हर कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखना चाहिए। हमारा पुलिस एक्ट ही नहीं हुआ तो बाकी चीज भी नहीं हुई। तो धीरे धीरे जैसे आंदोलन बढ़े, जैसे नागरिकों ने अपना आवाज उठाया, कहीं आदिवासी ने, कहीं दलित ने, कहीं बाकी स्त्री आंदोलन में दहेज को लेकर, तो धीरे धीरे कानून में संशोधन आने लगा। दूसरा ये तरीका था कि जब जजमेंट्स आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, जैसे डीके बासु आया, ऐसे बड़े बड़े जज, ललिता कुमारी हैं, ऐसे 20-25 बहुत अहम निकाल है सुप्रीम कोर्ट के, जिसके वजह से बहुत ही ठोस बदलाव हमारे सीआरपीसी और आईपीसी में सरकारों को लाना पड़ा। तो ये कहना कि कोई बदलाव कभी हुआ नहीं है, ये गलत है। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि जिस हद तक बदलाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। अभी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल हमें पीछे लेने का काम कर रहे हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा और उसके बाद इसका सामना करना पड़ेगा। पुलिस राज का मतलब क्लॉज 172 आप देखेंगे तो पुलिस का अधिकार, पुलिस आपको कुछ भी कहे, क्लॉज 172, अगर आप मतलब पुलिस को इलीगल चीज भी कहे, मैं आप मानने के, तो आप अगर उसको नहीं माने तो ये सेक्शन आपको लग सकता है और पुलिस को पूरा अधिकार दिया है आपको अरेस्ट करने का। ऐसे 2 और सेक्शंस भी हैं, कम से कम 4 हमारे जजमेंट्स है जिसकी वजह से कंपल्सरी हैंडकफिंग, हमारे प्रिजनर्स को अंडर ट्रायल्स को हैंडकफिंग, मतलब एक बहुत ही अपमानजनक चीज है कि जब इंसान को आप रख रहे हो जेल में, कोर्ट में ला रहे हो, तो आपको जलील करने के लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डिग्निटी से ला सकते हो। और इसलिए जस्टिस कृष्णा ऐसा सबसे पहला जजमेंट था कि आप बिल्कुल इसको हैंडकफ मत कीजिए। अभी हैंडकफिंग वापस लाया गया है। लाइफ पेनल्टी, सॉरी, डेथ पेनल्टी भी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट बहुत सारे अपराध में ज्यादा कठोर किया गया है। और फाइनली पुलिस कस्टडी, हिरासत में रखने का जो अधिकार मैक्सिमम 15 दिन का था और ज्यादातर तो 15 दिन से कम देते थे कोर्टें। अभी जिस तरह का वर्डिंग है सेक्शन क्लॉज 187(2) में, उससे अब बढ़ा करके 40 या 60 दिन तक भी पुलिस कस्टडी दिलवा सकते हैं, साथ में या अलग अलग किश्तों में।
क्योंकि आपने जानबूझ के इस तरह का वर्डिंग रखा है और ये एक्सपर्ट्स का कहना है। फाइनली 3 और चीजें, कोई केस चल रहा है, कोई केस रजिस्टर होता है, बायोमेट्रिक्स लेने का अधिकार इसके पहले, बायोमेट्रिक्स लेने का अधिकार प्रिवेसी को लेकर बहुत ही सिलेक्टिवली दिया गया था कानून में। आप हर वक्त आप अपना फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक्स लेने का अधिकार लोगों को, पुलिस को नहीं है। अभी क्लॉज 349 ऑफ द सीआरपीसी सेज कि आपका रेटिना स्कैन हो, आपका बायोलॉजिकल सैंपल हो, आपका एनालिसिस हो, प्रिंट इम्प्रेशंस, फोटोग्राफ, आप अपराधी नहीं भी हो केस में, अगर पुलिस कहती है आपको देना है तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत सारे एफआईआर को लेकर जो भी कार्यकर्ता हम लोग काम करते हैं, तो पुलिस से कोई भी अपराध में एफआईआर लिखवाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हालांकि हमारे देश में गलत एफआईआर बहुत जल्दी लिख जाते हैं, मगर जहाँ एफआईआर दर्ज होना चाहिए वहां पे नहीं दर्ज होता है। और यहाँ पे वापस क्लॉज 173(3) में एफआईआर का मामला बड़ा पेचीदा बनाया गया है। और मैं हंस रही थी जब मैंने देखा जो कलकत्ता का बहुत ही बुरा कांड हुआ, उसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री का एक जीआर आता है कि सब हॉस्पिटल को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है परसों कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर आप 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में आप दर्ज कीजिए। तो आप खुद अभी आप अपने ही बीएनएस 2023 के खिलाफ आप इंस्ट्रक्शन जीआर के जरिए दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि बहुत ही इलॉजिकल तरीके से, इरेशनल तरीके से, बिना कोई चर्चा, बिना हमारे 60, 70, 75 साल के जो तजुर्बा रहा है, बिना ये सब देखकर ये कानून को क्लोज डोर के अंदर, मतलब बंद कमरे में बैठकर पता नहीं किन किन लोगों ने इसकी चर्चा की, कौन सी सोच विचारधारा है तो वो हम जानते ही है, वो तो कानून में दिखाई देता है। आपने इस तरह का कानून आपने लाया है जो हमारे संविधान के बाद सबसे अहम कानून नागरिक के लिए पड़ सकता है, छोटे की छोटी बात से बड़ी बड़ी बात तक। 15-20 साल तक कम से कम बहुत बड़ा कंफ्यूजन होना है, क्योंकि जब तक ये पुराने वाले केस रिजॉल्व नहीं होंगे पता नहीं क्या होगा, जजेस कंफ्यूजन में रहेंगे। मैं इसी सवाल पे अभी आने वाली थी कि एक तरफ 1 जुलाई के पहले पुराने आईपीसी और उसके हिसाब से केसेस चलते हैं, और दूसरी तरफ ये शुरू हो रहा है, तो पुलिस होगी, जजेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये गुत्थी को कैसे सुलझाने वाले? अगर सुलझाने की बात सरकार के मन में होती तो सिंपल मैं बात आपके कहूँ भारती जी, कि आपको 85% जब कानून बदलना नहीं था तो आप वही सेक्शन के नंबर रखते और जो नया लाना था वो ही बदलते। मतलब 302 को आप 302 ही कहते, 153 को आप 153 ही कहते, मगर आपने जानबूझ को ये दिखाने के लिए कि हमने सब कुछ बदल दिया। हालांकि हम लोगों ने क्लॉज बाय क्लॉज देखा कि 85 to 87%, और जिसको इंटरेस्ट है हम लोग चार्ट भी भेज सकते हैं कि कहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सेक्शन का चेंज हुआ है, कट पेस्ट जॉब है बस, और बाकी चीजों में इस तरह का। एक अच्छी चीज अगर आप पूछ रहे थे क्या अच्छी चीज हुई, अच्छा देखिए आर्टिकल 377 को जो ये निकाले, आर्टिकल 377 को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रीड डाउन किया है, वो तो उन्होंने मेंटेन किया है इसमें, वो अच्छी बात है, मगर 2 चीजें बहुत ही डैमेजिंग है कि आपने मेल रेप को एक्नॉलेज नहीं किया है, मेल रेप को एक्नॉलेज नहीं किया है जैसे कि कभी होता नहीं है, और दूसरी बात आपने बेस्टियलिटी कि जानवरों के साथ जो बहुत ही ब्रूटल और वायलेंट सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं वो भी आपने क्रिमिनलाइज नहीं किया है। तो ये नेगेटिव बात है उसमें भी। एडल्ट्री को भी लेकर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि एडल्ट्री को भी लेकर वापस लाया गया है एडल्ट्री, और
मिसलीडिंग somebody into a relationship, जो बार बार ये लव जिहाद प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक बहुत ही वेग डेफिनेशन में एक ऑफेंस बना के रखा गया है। तो क्योंकि ये मतलब एक चर्चा है तो हम एक एक सेक्शन में तो नहीं जा सकते, मगर मोटे स्तर पे ये बिना कोई चर्चा होते हुए, और सबसे अहम बात है कि हमारे जो बुनियादी, जो हमारा संविधान का बुनियाद है, आर्टिकल 14 कानून के सामने बराबरी, आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, आर्टिकल 19 व्यक्ति का अधिकार, एसोसिएशन का अधिकार मतलब साथ में इकट्ठित होने का अधिकार, संघर्ष करने का अधिकार, इन सब के ऊपर क्रिमिनलाइज करके पाबंदियां लाई गई है। और आखिरी बात, जमानत के जो प्रोविजंस हैं उसमें भी आपने 4 शब्द हटा करके जमानत के अधिकार को भी बहुत कमजोर कर दिया है। क्योंकि स्टैट्यूटरी बेल पहले तो मुश्किल होता ही है, मगर स्टैट्यूटरी बेल इवेंचुअली लोगों को मिल जाता है, मगर यहाँ आपने 4 शब्द को उमेरा है, डाला है। ये कहा है कि प्रोवाइडेड यू आर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, मतलब अगर आप कार्यकर्ता है जैसे मैं हूं जिसके खिलाफ 12 केसेस है तो फिर आपको स्टैट्यूटरी बेल आसानी से नहीं मिलेगा, अधिकार आपका नहीं है, आपको और कुछ आर्ग्यू करना पड़ेगा। तो जमानत के भी अधिकारों को आपने बहुत कठोर बना दिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑलरेडी आपके ऊपर यूएपी है, ऑलरेडी कानून स्टैट्यूट बुक्स पे यूएपी है, महाराष्ट्र में मकोका है। अभी ये सरकार महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लाने जा रही थी जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, और बीएनएस 2023 तीनों में आतंकवाद को लेकर प्रावधान है, सेक्शंस हैं। पुलिस तो यही करेगी ना कि तीनों कानून का इस्तेमाल करेगी किसी के खिलाफ, ताकि एक केस से कभी निकाल ना हो। आपको अगर एक में से निकाल भी हो तो आपको दूसरा देखना पड़ेगा, दूसरे सेक्शन पर लेंगे फिर तीसरे देखना पड़ेगा। तो यही तो हो रहा है। हमारे 2020 के जो नौजवान साथी हैं जेल में, उनको आईपीसी में बेल मिल गया, उमर वगैरह को, खालिद को, मगर यूएपी में केस में नहीं मिला है। तो ये तरीके हैं आपको बस नागरिकों को डरा करके नागरिक का स्थान न देते हुए गुलाम का स्थान और गैर बराबरी का स्थान देने का। अभी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद तीसरा जी ने हमारे सामने एक खोल के उसको अपने सामने रखा है कि जिसके बारे में हम कई बार कुछ चीजें सुनते रहते हैं। जैसे माध्यम जो है, हम जानते हैं कि सारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो भी इसको लेके कुछ बात नहीं कर रहा है, ये चीजें उजागर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी। अब हमारे सारे लोगों के लिए, सुनने वाले कार्यकर्ताओं के लिए, हम लोग चर्चा करने के लिए ये अभी ओपन करते हैं। आपको जो भी सवाल पूछना है आप अपना हैंड रेज दे सकते हैं और उसके बाद अनम्यूट करके फिर सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सबसे अनुरोध ये रहेगा कि एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछे और जहां तक हो सका है इससे मर्यादित ही पूछे, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमारे समय की पाबंदी देखते हुए अब जिस किसी को सवाल पूछना है आप चैट में टाइप भी कर सकते हैं या आप हैंड रेज दे सकते हैं। और कविंद्र या पल्लवी से मैं ये कहती हूँ कि सबको अनम्यूट करने का वो अधिकार दे दें। अभिषेक जी, आप अपना अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अभिषेक त्रिपाठी जी, हैंड रेज कीजिए। नमस्कार मैम, जय जगत। आपको जय जगत। सुनना हमेशा समृद्ध करना होता है अपने आप को। मेरा ये सवाल है कि ये जो बीएनएस और जो एविडेंस एक्ट वगैरह को बदल के ये नया ले आए हैं, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? हम लोग को मतलब
एज ए पोजीशन क्या करना चाहिए ताकि ये जो सरकार करना चाह रही है वो रुक जाए? उसके क्या क्या प्रक्रिया है? संसद से मतलब अब विपक्ष मजबूत हुआ है, वहां भी कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्या किया जा सकता मैं बोलूं भारती है? जी? जी जी जी। हाँ, जी बहुत अच्छा सवाल है। एक तो मैं कहूंगी कि हम लोग जो भी संस्था या पार्टी से जुड़े हुए हैं या जहाँ पे भी हमारे संबंध हो, और चूंकि ये एक कांग्रेस पार्टी से अ, को लेकर एक विचार विमर्श है, मुझे लगता है हमारे भी लीडर्सों को हमें ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर इतने इश्यूज हैं हमारे लीडर्स के सामने कि वो हर चीज को शायद न समझते या समझते हुए भी नहीं कर पाते। तो अगर अंदर से भी आवाज उठती है हमारे पार्टी के अंदर, अलग अलग विपक्षी पार्टीज के अंदर कि हमको ये उठाना चाहिए, तो कैसे उठाना, मैं आपको 2 या 3 तरीके बताती हूँ। एक तो ये एक चर्चा वकीलों के बीच में चल रही है कि जो पारित किया गया कानून है कि आप वापस इसके ऊपर डिबेट संसद में ला सकते हैं कि नहीं, तो ये सवाल मैं अभी बाजू में छोड़ूंगी। ये अभी वकील लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में इसके चैलेंजेस डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कम से कम 5-6 लोगों ने इसका चैलेंज डाला हुआ है। मुझे लगता है कि इंडिया पार्टीज ने, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने तो डेफिनेटली, जो बड़ी बड़ी पार्टी है उनको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले, हरियाणा में इलेक्शन आने वाले, झारखंड में इलेक्शन आने वाले। हमें राज्यों में इसको मुद्दा बनाना है कि जो भी सरकार हम लाना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एमवीए चाह रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस चाह रहे हैं, ये सरकारों को भी अपने घोषणा पत्र में ये कानून को अमेंड करने की बात रखनी चाहिए, जैसे केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु ने की। और छोटे छोटे, जैसे हम लोगों ने एक पर्चा निकाला है, छोटा पर्चा है, इसको हम आप भेज सकते हैं, इसको हम हिंदी मराठी में भी कर रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे पर्चे लोगों के बीच में हमें बांटने चाहिए, समझदारी इसके बारे में बढ़ाने के लिए। और आखिरी बात, जैसे कि मैं यहाँ पे खुशी से देख रही थी कि हमारे 2-3 वकील दोस्त भी हैं, तो चाहे वो औरंगाबाद बार एसोसिएशन हो, जयपुर बार एसोसिएशन हो, जहाँ पे भी हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के साथ हमारे संबंध हो, वहां पे भी इसके ऊपर चर्चा रखने, 1-2 दिन की चर्चा रख के ये रेजोल्यूशन पास करके हमें सुप्रीम कोर्ट को भेजना चाहिए। इसका असर सुप्रीम कोर्ट के पे बहुत पड़ सकता है कि वकील भी ये कह रहे हैं, जो स्टेक होल्डर है ये कह रहे हैं कि इसमें इतने इतने प्रॉब्लम्स है। जी मुझे लगता है 2-3 हैंड रेस हुए हैं, तो हम 2-3 सवाल इकट्ठा पूछ लेते हैं और फिर आप उनका साथ में जवाब दे सकते हैं। तो शहनाज, शहजाद जी प्लीज, पल्लवी प्लीज टू। यस, शहजाद जी प्लीज अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। जी मैम, क्या जगह, मैं शहजाद हुसैन रिजवी कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। आपका आवाज बहुत ही सॉफ्ट आ रहा है शहजाद जी। मैं शहजाद हुसैन रिजवी कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम चूंकि एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से, और जब किसी मुद्दे को लेकर के हम धरना प्रदर्शन या आंदोलन करना चाहते हैं, तो क्या ये जो नए कानून हैं वो कानून हमें धरना प्रदर्शन को आंदोलन करने को अनुमति देते हैं, या अगर हम करते हैं तो हमको भी आतंकी कह करके भी कुछ भी झूठे लगा करके आरोप लगा के जेल में डाल सकते हैं? बिल्कुल ये खतरा है भाई। पल्लवी और 1-2 सवाल ले लो तो साथ में जी जी फिर जी, वो बता। मैं वी द पीपल, उन्होंने हाथ रेज किया था तो नाम नहीं पता, वी द पीपल लिखा है, तो अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। आई थिंक यही प्रश्न है भारती जी। हेलो हाँ, वी द पीपल, यस प्लीज। हेलो, जी am I बोलिए। audible? Yes, हाँ, ma'am. आप जरा वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। 1 मिनट। वी द पीपल, हम कस्तूरबा भवन नागपुर से हैं। मैं जी प्रज्वला, हमारा ग्रुप है ये। जी, Am I audible?
यस। जी, मेरा प्रश्न ये है मैम, आपने अभी ऐसा कहा कि 2023 में और जो पीछे हमारे जो हुए हैं देश में आंदोलन चले, उसके अंदर उनको नॉर्मल चार्जेस में बेल मिल गया है, लेकिन यूएपीए में बेल नहीं मिला है। मैम, जब चार्जेस ही यूएपीए के अंडर फ्रेम हुए थे, और मैम जब वो 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ सी बात कह दी थी कि ये जो चार्जेस हैं यूएपीए के अंडर बुक्ड है, और यूएपीए एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जिसके तहत आपको बेल में आपको कोर्ट को विदाउट आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा दैट इट इज onus upon the parties to prove कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव करना कि ये चार्जेस आप पे गलत है। तो जब मैम कोर्ट्स ने मना कर दिया बेल देने से, तो आपका ये कहना कि यूएपीए में बेल नहीं दिया गया और नॉर्मल चार्जेस में बेल दे दिया गया, ये गलत इंटरप्रिटेशन के अंडर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं लाया करेगा? ठीक है, दीक्षा जी हम लेते हैं प्रश्न, फिर सुनीत जी के पास बाद में आते मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल मेरी बात समझी नहीं। मैं सेकंड क्वेश्चन पहले ले रही हूँ। हैं जी। ये बिल्कुल हकीकत है कि दिल्ली 2020 के केसेस में, चाहे वो उमर खालिद हो या बाकी 2-3 साथी हो, उनको आईपीसी के सेक्शंस जो लगे हुए थे उस पे बेल मिल गया है और यूएपीए पे नहीं मिले हैं। तो ये तो हम हकीकत बता रहे थे, कंटेम्प्ट का कहाँ सवाल है। दूसरी बात, जजमेंट आ चुका है एक हमारा कि दिल्ली हाईकोर्ट का उमेर खालिद में कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं कोर्ट को। तो जब आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मैं सेटिस्फाई, हकीकत बता रही हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रही हूँ क्यों नहीं दिया। मैं कह रही हूँ कि यूएपीए में नहीं मिला, इसमें मिला। फैक्ट बता रही है वो। फैक्ट में कोई कंटेम्प्ट नहीं होता है सर। okay. 1000 लोगों ने बोला है ये बात कि ये स्ट्रैटेजी होती है पुलिस की कि आप 3-4 अलग अलग स्टैट्यूट लगा दो, तो ये नहीं चले तो दूसरा चलेगा, वो नहीं चलेगा तो चौथा चलेगा। थैंक यू दीक्षा जी। पहला वाला सवाल जो था प्रतिरोध को लेकर, और ज्यादातर वो हमारे साथी शहजाद भाई मध्य प्रदेश में है, तो मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ये डर है, ये चिंता है। मैं डर नहीं कहूंगी, ये चिंता है। और इसीलिए हमें हमारे साथियों में ये कानून के बारे में बताना बहुत जरूरी है, नए कानून के बारे में, कि प्रतिरोध और विरोध के खिलाफ ये इस्तेमाल, विपक्ष के खिलाफ ये इस्तेमाल, ज्यादातर अगर प्रतिरोध और विरोध मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल, ये देश की हकीकत है। मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। साथ साथ में ये कहना चाहूंगी कि आप कलकत्ता की तरफ नजर उठाओ कि अगर इतना बड़ा कोई प्रतिरोध हो जाता है जिसमें जनता का आक्रोश सामने आ जाता है, हमारे किसान भाई बहनों का, तो आपको फिर इतना आसान नहीं होता है आप इसको क्रिमिनलाइज करो। ये हमारी देश की अनफॉर्चुनेट हकीकत है और बहुत अफसोसजनक हकीकत है। और इसीलिए मैंने बार बार कहा कि बुनियादी स्तर पे ये कानून एक हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाने वाला कानून है, क्योंकि ये हुकूमत किस तरह किसको विरोधी देखती है वो आइडियोलॉजिकल है, वो विचारधारा के आधार पर। अर्बन नक्सल का इस्तेमाल करना, आतंकवाद का इस्तेमाल करना, राइस बैक क्रिश्चियंस का इस्तेमाल करना, ये जानबूझ के इस तरह के टर्म्स आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आप कोई सेक्शंस को क्रिमिनलाइज कर देते लोगों के मन में नफरत भरी जबान को लेकर, और उसके बाद आप एक्शन लेते। और ये आप कभी कानून में आप ला लिए अपने प्रतिरोध और विरोध के खिलाफ। आप सोचिए, भूख हड़ताल भी एक प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को आप मारने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मिला इराम ने 18 साल भूख हड़ताल पे वो थी अफवाह के खिलाफ। शी इज एन आइकॉन फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब जब भी उसका हेल्थ खतरे में आता था तो उनको हॉस्पिटल लिया जाता था, उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता था, मगर उन्होंने अपना प्रतिरोध जारी रखा। ये ऐतिहासिक प्रतिरोध था। तो ये बात जो है कि आप बस नहीं चाहते कि नागरिक कोई आवाज उठाए आपके खिलाफ, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे वो मुसलमान हो। जैसे एंटी से प्रोटेस्ट को आपने इतना क्रिमिनलाइज क्यों किया? क्योंकि पहली बार आपने देखा कि मुसलमान कम्युनिटी से एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष तरीके से, धार्मिक इशू पे नहीं मगर संवैधानिक इशू पे, नौजवान और महिला बाहर आके उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो मुंबई बाग हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो,
उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा दमन हुआ है जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है लोगों को। 276 लोगों के खिलाफ आपने पूरी प्रॉपर्टी अटैच की है, छोटे छोटे धंधे वालों का, रिक्शे वाले का घर, ये वो, और लोग अभी भी केसों के पीछे भाग रहे हैं। आपने लोगों को बर्बाद कर दिया इसमें, और बातचीत भी करने के लिए हमारे पास न जानकारी है न समय। तो इसीलिए कभी ना कभी हमारे जैसे कार्यकर्ता थोड़ा सा विपक्ष के साथ भी नाराज हो जाते हैं कि आप इस तरह के विषय इतने कम क्यों उठाते हैं। थैंक यू तीसरा जी। मैं सुनीत जी और उसके बाद सकीना जी को आखिरी क्वेश्चंस पूछने को बोलती हूँ। सुनीत जी, आप अनम्यूट कीजिए और जी प्रश्न। जी जी, जय जगत दीदी। मुझे ये बस यही पूछना है कि अ, ये सारे जो है एक तरफा कानून, जिस तरह से अभी सारी बातचीत हम लोग की हुई, तो हमारे लिए ढाल क्या हो सकता है? मतलब हमारे लिए शील्ड क्या बन सकता है? हमको क्या करना चाहिए? एक दूसरा, जब हम संगम वन कर रहे थे तो हमें पता था कि आपको भी जेल पे ले लिया गया है। तो अगर उस समय ये कानून रहते तो मुझे लगता है कि शायद आपको अभी तक भी नहीं निकलने दिया होता। और तीसरा, ये जो चल रहा है अभी कलकत्ता में, जो हो गई इतनी अमानवीय घटना, इस पे हम और क्या कर सकते हैं? थैंक यू। देखिए, मैंने वो पहले वाले सवाल के पहले ही जवाब देने की कोशिश की कि मेरे पास ऐसा कोई रेसिपी नहीं है कि हम लोग एक्चुअली इसका क्या जवाब दे सके। मगर एक जवाब डेफिनेटली ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं में, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, इसमें इसकी जानकारी, हमने अभी तक बंबई में 4 मीटिंग ये कानून को लेकर ली है, जिसमें 500, 700, 1000 लोग थे। और हर मीटिंग में मैंने कहा अपने जो SFI, AISF, NSUI के बच्चों को, संयुक्त किसान मोर्चा के वगैरह किसान आंदोलन, कि आप भी आइए, ये हमारा विषय नहीं है, ये हम सबका विषय है। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई कानून का विषय है तो मानवाधिकार कार्यकर्ता इस पर डिस्कस करेंगे, वकील डिस्कस करेंगे। नहीं, जिस तरह ये कानून बनाया गया है वो किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्टिकुलरली जो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आंदोलन करने वाले जो समुदाय हो, दबे कुचले समुदाय हो, तो ये जानकारी फैलाना इसके बारे में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपके पास जानकारी होती है तो आप खुद ब खुद कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेते हैं। हो सकता है हम ये सोचिए कि अगर हम 2-4 हजार की संख्या में हो, अगर हम इस तरह प्रतिरोध करेंगे तो शायद हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। हम इसके ऊपर फिर हमारी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मगर अभी जिस तरह हम लोग कोशिश करते थे प्रतिरोध और विरोध करना, वो भी मतलब असफल रहते थे, मगर थोड़ा बहुत कर लेते थे। ये तो मतलब आपने एक हथियार दे दिया है पुलिस के हाथ में। दूसरी बात, जहां तक मेरी बात मेरी रिहाई का सवाल है, वो तो पता नहीं क्या होता ये कानून को लेकर। उसी वक्त तो हमने सोचा था कि अच्छा हो कि हमारे पास UAP नहीं लगा है। तो मतलब ये तो मतलब अलग अलग बात है कि क्या होता क्या नहीं होता। देखो, कलकत्ता की कांड के बारे में मैं जो सवाल किया गया, मैं मानती हूँ कि जितना भी हम लोग विरोध करें वो कम होगा। हमको अपने अपनी जगह पे, चाहे छोटा शहर हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हमने इसको लेकर हमको विरोध करना ही चाहिए। मगर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि ये सिर्फ कलकत्ता और आर के कार हॉस्पिटल का मामला नहीं है। कल और परसों भी मैं हमारा साथी के साथ हमारी चर्चा हो रही थी कि परसों ही 4 दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, और आज मैं पढ़ रही थी कि सिरोही राजस्थान में, आंकड़े हमें कहते हैं कि एक दिन में 80-86 बलात्कार होते हैं ये देश में। ये NCRB के आंकड़े हैं। तो आप सोचिए कि जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, हिंसक अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, उसके ऊपर समाज में इतना कम गुस्सा और आक्रोश क्यों है? जैसे अल्पसंख्यक के खिलाफ जो हो रहे हैं उसको तो दबाया जा रहा है, क्योंकि ये हिंदुत्ववादी सरकार है, वो नहीं चाहती कि अल्पसंख्यकों के बारे में जब अपराध हो, लिंचिंग हो वगैरह, तो उसके बारे में बोला जाए। तो उसी तरह महिलाओं के खिलाफ भी नहीं बोलने की एक पूरी सहमति है समाज। वो चुप्पी हम कैसे तोड़े, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी जगह पे, हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटीज में। देखिए, विनेश फोगाट वापस आई है। विनेश फोगाट का संघर्ष क्या था?
उनका जो संघर्ष और साक्षी मलिक का संघर्ष क्या था? उनका भी संघर्ष सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, मतलब एक तरह का शोषण, अपने काम की जगह पे शोषण। और वो इंसान अभी भी बैठा हुआ है, मतलब उसका बेटा बैठा हुआ है अभी सांसद। तो ये जो हम लोग, और कई चीज कलकत्ता के बारे में हमें सुनने आ रही है जो मैं जिम्मेदारी से आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि क्या सच है क्या गलत है वो अभी हमको चाटना है, क्योंकि बहुत ही भयानक कहानी आ रही। वो लड़की, मतलब उनके साथ, न सिर्फ उसके साथ जो हुआ, मगर करने वालों का नाम, करने वाले कौन थे, कितने कनेक्शन थे उनके, बहुत भयानक चीजें सामने आ रही है। और अभी इसके ऊपर हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि कौन सी पार्टी है, हम ये नहीं सोच सकते, ये भी हमें तय करना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी हो, अगर अपराध इस तरह का हिंसक अपराध औरतों के साथ होता है, महिला के साथ होता है, बच्चियों के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी रंग की सरकार। प्रज्वल रवन्ना का केस अभी कुछ न्यूज में आता ही नहीं। आपको याद है प्रज्वल रवन्ना का केस? हम लोग बोल बोल के थक गए। तो ये मुझे लगता है कि हमारे पूरे राजकीय पक्षों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, कि इस तरह बातें जो है, सामाजिक बातें जो है, जो एक तरह की सामाजिक घृणा को सामने लाती है, एक तबके के खिलाफ की घृणा जो हमारी पेट्रियार्की को सामने लाती, वो बार बार इसके ऊपर हम चर्चा जारी कैसे रखें, इसको दबाए ना। ओके तीसरा जी, थैंक यू। एक आखिरी प्रश्न सकीना जी, उन्होंने ऑलरेडी रेज किया था हाथ। सकीना जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जय जगत सभी को, जय जगत कृष्ण है। जय जय। मैं उसी सवाल पे आ रही थी, आपने महिला सुरक्षा के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में अभी जस्ट बताया। तो जो नए कानून में पुलिस अधिकारियों को जो अधिकार दिए गए हैं, तो हम किस संदर्भ में उसको कैसे देखें? जो कलकत्ता वाला केस हुआ, अभी जो हम कैंडल मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकाल रहे हैं, तो क्या नए कानून में वो भी उसी संदर्भ में पुलिस हमें देखेगी या आपराधिक तौर पे देखेगी? क्योंकि अभी रिसेंटली राम रहीम को जमानत मिली है, तो वो किस संदर्भ में देखेंगे हम? आने वाले फ्यूचर में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इसी तरीके से, अगर राम रहीम जैसे लोगों को जमानत मिलती रही और इसी तरह कलकत्ता में तो बच्ची के साथ हुआ, क्या वो इसी तरीके से होता रहेगा और इसी तरीके से वो जमानत मिलती रहेगी? तो उसके उस फेवर में हम अगर कैंडल मार्च शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या पुलिस के वही अधिकार रहेंगे जो आम राजनीतिक दल या किसी और मांग को लेके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा। शुक्रिया सकीना जी। थोड़ा सा मुझे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हकीकत ये है कि जो दिल्ली के डॉक्टर जो अभी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है बहुत बड़ी संख्या में। बम्बई हमारे शहर में जो बहुत कम प्रोटेस्ट करता है ये शहर, मगर हमारा परसों रात को हीरानंदानी वगैरह 2-3 जगह पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। बंगाल में तो मुझे लगता है 45 जगह पे गांव गांव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाखों और हजारों की संख्या में। हर एक आंदोलनकारी, हर एक विरोध करने वाले पे ये कानून लग सकते थे, ये आप समझ लीजिए। मगर उस वक्त जब हुआ और ये जब कांड हुआ और अभी लोगों का जो गुस्सा आक्रोश है, तब लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारे ऊपर ये कानून लग सकते हैं। यही तो लोकतंत्र और जमहूरियत की ताकत है कि आप अगर एक साथ खड़े रहेंगे, बाहर आएंगे शांतिपूर्वक करते, तो सरकारें भी हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि मैं आपको 6-7 वीडियो भेज सकती हूँ, मैंगलोर पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, बंगाल पुलिस के भी 1 जुलाई के बाद जब ये कानून लागू हुए, ये कहते हो कि बहुत बढ़िया कानून है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा कानून है। पुलिस तो खुश थे, क्योंकि पुलिस की जात तो एक ही हो सकती है, उसमें रंग नहीं है, करेक्ट। फिर भी वो पुलिसों ने इस वक्त इसको इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा मामला गर्मा हुआ है। छोटे मोटे जब
विरोध होते हैं तो ये डेफिनेटली इस्तेमाल होंगे। कल उठ के कोई भी विरोध के खिलाफ हो सकता है, तो खतरा तो है, मगर हर बार ये इस्तेमाल होगा या नहीं वो अलग अलग परिस्थितियों के ऊपर आधार। इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये कानून में है बड़ा बड़ा एक दुष्ट प्रॉब्लम है, इसको हम नकार नहीं सकते, मगर हम घर भी नहीं बैठ सकते नागरिक होने के नाते, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिरोध और विरोध भी हमें जारी रखना पड़ेगा। तो ये कैसे करे, इसके ऊपर बातचीत रखे, स्ट्रेटेजी बनाए। और अगर बीजेपी की सरकार है, जैसे सॉरी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जहाँ पे तो कोई कानून व्यवस्था जैसी चीज नहीं, गुजरात में जहाँ पे पुलिस अपने बहुत दमन से काम करती है, फिर भी वहां पे आपको पता होगा कि राजकोट में कांग्रेस के पदाधिकारी और आमदार, वो जो राजकोट में वो जो बड़ा हादसा हुआ, वो जला गया ना, वो गेम का ये हुआ, वहां पे बहुत बड़ी मौत हुई, तो कम से कम 35 दिन वहां पे आंदोलन चला और कांग्रेस ने चलाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कानून लगेगा कि गुजरात जैसे राज्य मैं ये क्यों आपको बार बार एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, क्योंकि आप अगर एक संगठन बनाते हैं, मजबूत हैं, आपके पीछे एक संगठन है, तो आप ये कदम उठाएंगे सोच समझ के, डिस्कस करके। लीडर अगर सामने आएंगे, आमदार अगर सामने आएंगे, पदाधिकारी जब आएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पुलिस को काम करने के लिए, मगर इस्तेमाल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो स्टैट बुक्स पे है ये काम। मैडम विक्रम स्वामी। थैंक यू तीस्ता जी। भारती ताई, ओवर टू यू। एक आप इन्होंने कहा है विक्रम स्वामी ने, तो आखिरी सवाल, इसके बाद अभी सवाल नहीं लेंगे, सवाल क्योंकि नहीं, सवाल बहुत होंगे और वो इतना सारा 1 घंटे के, आज हम लोग सिर्फ उसका थोड़ा सा परिचय करा दे रहे हैं कि इसकी गंभीरता को देखते हुए अपने अपनी जगह हम क्या कर सकते हैं। तो ये आखिरी सवाल है। मैडम सवाल नहीं है, एक्चुअल में मैं तो इस चीज का अनुभव है मेरा। अभी राजगढ़ चूरू में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी पिछली 23 तारीख को, राजगढ़ चूरू में नेशनल हाईवे पे। तो पुलिस ने उसको एक्सीडेंटल बताने का प्रयास किया, लेकिन उसमें परिवारजनों को ये लगा कि ये मर्डर हुआ है, तो उसको लेकर वहाँ, और बच्ची के फादर भी बाहर रहते थे, उनके आने से पहले पुलिस ने भी कुछ ऐसे काम किए कि उसमें ये शक भी हो गया परिवारजनों को कि ये मर्डर ही हुआ है। तो उन्होंने 2 दिन बॉडी रोक के रखी। हम लोगों ने 2000 लोगों ने वहां प्रदर्शन किया थाने के ऊपर। तब उन्होंने 302 में मुकदमा दर्ज किया और मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम किया। वार्ता होने के बाद, समझौता वार्ता हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद अंतिम संस्कार बच्ची का हो गया। उसके बाद रात को 11:30 बजे 2000 लोगों में से हम 80 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है 8 धाराओं में। तो पुलिस कुछ भी कर सकती है, अभी पुलिस को इतनी ताकत इन्होंने नए कानूनों में दे दी। धन्यवाद विक्रम जी। बिल्कुल सही ये कह जो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक बहुत जिसको आम लोगों के हिसाब से बहुत तकनीकी चीजें होती है कानूनों का बदलाव, क्योंकि जब तक अपने पे बीतती नहीं है तब तक वो बहुत दूर की बात लगती है। ऐसे समय तीस्ता जी ने और आप लोग यहाँ जितने आए हैं वो सब राजनीति में ही सक्रिय लोग हैं, इसलिए हमको ऐसा लगा, जैसे तीस्ता जी ने कहा कि विपक्ष के नेता आज इतने सारे गंभीर सवालों से जूझ रहे हैं कि हम हर चीज की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं पे, बड़े नेताओं पे, राष्ट्रीय नेताओं पे डाल के नहीं छोड़ सकते। तो आप सब भी अपने अपने जगह नेता हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे 2-3 सुझाव दिए हैं हम, कि यहाँ पे मेरे हिसाब से 12-14 एडवोकेट्स हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, कि जो उन्होंने जो बोला है अपनी जगह आवाज उठाना। शायद हो सकता है कि वहां हम अकेले हो जाए, वहां हम माइनॉरिटी में चले जाए, लेकिन इसके खिलाफ यदि झगड़ा करना है तो वो निश्चित रूप से एक उन्होंने हमको उसमें दिशा दिखाई है। दूसरा ये भी उन्होंने हमको बताया कि कुछ स्टेट इसके खिलाफ खड़े हो गए। तो जहां जहां हम अपनी अपनी स्टेट में इलेक्शन हो तो एक वो हमारे सामने तुरंत का ये है, अवसर है, नहीं भी है वहां पे इसके खिलाफ
हमारे स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अपने जिला स्तर पे आप जिस जिस संगठन के साथ काम कर रहे हैं उस संगठन में छोटी छोटी मीटिंग लेके हम इसका प्रचार जरूर कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको निश्चित एक बार मुझे ऐड करना है कि जैसे अभी विक्रम भाई ने कहा, तो हमें इसके बारे में पता नहीं था। करेक्ट, मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता होते भी मुझे पता नहीं था कि ऐसे इतने इतने केसेस हुए। तो मेरा सुझाव है कि क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी का पूरा जो एक प्रक्रिया है, उनका यूट्यूब चैनल है, उनका सोशल मीडिया है, वो बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो पार्टी से डायरेक्टली जुड़े ना भी हो, हम लोग डेफिनेटली देखते हैं, क्योंकि आपको पता है गोदी मीडिया बहुत सारी चीजें नहीं दिखाता। तो अभी हम लिखेंगे आपके पार्टी को ये सेशन के बाद कि आप अपने जो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जिले लेवल पे जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी खबरें और वीडियो आप अपने चैनल पे डालिए। हम लोग फिर उठा सकते हैं ना वहां से, और उसकी खबरें बना सकते हैं सबरंग में, वायर में, इधर उधर उधर। क्योंकि ये खबरें अभी, पहले क्या होता था, मैं पत्रकार अभी 35 साल से हूँ, उस वक्त पहले क्या होता था कि खबरें अखबारों में आती थी, छोटी मोटी तो फिर भी आ जाती थी। अभी खबरों को रोकने का और विरोधी खबरों का तो रोकने का काम चल रहा है। इसीलिए आपके पास इतना अच्छा माध्यम है, आपके पास अपना यूट्यूब चैनल है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक और हैंडल आप शुरू कर सकते हैं अलग अलग राज्यों के, और उसमें आप छोटे छोटे वीडियो, कम से कम खबर डाल दे कि आज ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद पत्रकार फॉलो अप करेंगे आपके साथ। हाँ, तीस्ता जी ने जो बात कही उसी से जोड़ के मैं यहाँ पे एक रखना चाहूंगी कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कई सालों बाद एक ये दिखा है कि सामाजिक क्षेत्र में कि जो राजनीति ही करते हैं लेकिन वो डायरेक्ट पार्टी या इलेक्शन की राजनीति नहीं करते, और जो डायरेक्ट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और पार्टी से जुड़े हैं ये लोग काफी हद तक इंडिया अलायंस में साथ में आके काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं रखते हुए आप अपने अपने विभाग में जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, जो लोगों के इन सवालों पे काम करने वाले एडवोकेट हैं, जो इन सवालों को लेकर रास्ते पे लोगों को संगठित करके उतारने वाले लोग हैं, इन सब का भी एक जुड़ाव अपने जगह पे यदि करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ताकत तो हर बार अपनी अपनी जगह ही खड़ी करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के नेता आके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह से यदि हम ये एक इंडिया अलायंस का एक लंबे समय का झगड़ा यदि साथ में लेके रख चलते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में दिख रहा है कि कल से ही धीरे धीरे 1-2 जगह 4 जगह दंगे फैलाने का माहौल बनाना शुरू हो गया है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं 2-3 में। तो ये चुनौतियां हम सबके सामने हैं। इसमें तीस्ता जी हम ये जरूर देखेंगे कि यदि हमको ये जानकारी मिलती है कि हमसे जुड़े हुए या परिचित कार्यकर्ता अपने जगह ऐसा झगड़ा कर रहे हैं तो हम सबरंग तक वो खबरें कैसे पहुंचेंगी इसकी हम लोग निश्चित जरूर कोशिश भेजिए, और करेंगे। हम बाकी भी 15-20 मीडिया हाउसेस को भेजेंगे। हम अकेला हमारे लिए नहीं रखेंगे, वो हम चाहते हैं कि ये खबरें फैले। हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारी तरफ सीमित रखेंगे, हम बाकी लोगों को भी दे देंगे। हमारे बहुत सारे दूसरा मैं आपसे आपको एक आश्वासित करना चाहती हूँ कि इसके बारे में यदि कुछ पर्चे हैं, जैसे तीस्ता जी ने एक पर्चा दिखाया हम, तो ऐसे यदि पर्चे हैं तो वो आप यदि हमसे साझा करेंगी हम दे देंगे। तो हम अलग इंग्लिश का करते हैं तो कुछ लोग अपने अपने प्रदेश में अपनी भाषाओं को, क्योंकि लोगों को वो शब्दांकन करने में भी थोड़ा सा मुश्किल होती है, हर कोई हर चीज की पढ़ाई और पूरे डिटेल्स में नहीं जा सकता। तो लेकिन हमने उसमें की भारती जी ये जो निकाला था ना उसको हम थोड़ा रिवाइज करके 1 हफ्ते में भेज देंगे आपको। अब जैसे उन्होंने उसमें का एक बहुत ही ये बताया कि पुरुषों के साथ होने वाला जो लैंगिक शोषण है उसको यदि हम शोषण नहीं कहते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वही जो वंचित समूह से आते हैं, जो बिना माँ बाप के कहीं तो भी रहते हैं, कि जिनकी कहीं कोई पूछ भी नहीं सकता है, लड़कियों के बारे में कम से कम हमारे दिमाग में जो क्या कहेंगे इज्जत का सवाल होता है, इसलिए उस बारे में थोड़ी सी आंखें कान खुले रहते हैं।
तो इन लड़कों के साथ क्या होने वाला है? ऐसे 2, 4, 5 भी उसमें से यदि हम उठा के लोगों के बीच में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़ाई का हम एक हिस्सा बन सकते हैं। मैं संगम परिवार की तरफ से, जगह भारत की तरफ से, IYC की तरफ से और हमारे सारे साथियों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप हमारी साथी हैं, आप जब भी जरूरत लगेगी हम साथ में जुड़ेंगे। और मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऑनलाइन वाला जो है अभी हम खत्म करते हैं। यदि आपको 5-10 मिनट समय होगा और किसी को अनौपचारिक बातचीत करनी होगी तो हम उतना स्पेस रख सकते हैं।